दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, गुरुदत्त सभी ने मेरे साथ काम किया है, लेकिन अमित की प्रतिभा का कहना ही क्या। कैसा समर्पण है, गंभीरता है। उसने एक दिन भी सेट पर आने में देरी नहीं की। ये शब्द उस डायरेक्टर के हैं जिसने अमिताभ को तब अपनी फिल्मों में लिया जब उन्हें कोई पहचानता नहीं था। एक फिल्म से तो 10 दिन की शूटिंग के बाद ही निकाल दिया। दूसरी फिल्म से अमिताभ को जो पहचान दिलाई, वो पहचान इतनी बढ़ती और बदलती चली गई कि उसके साए में खुद इस महान डायरेक्टर की अपनी पहचान गुम हो गई। हालांकि इस डायरेक्टर ने अमिताभ संग एक से बढ़कर एक क्लासिक फिल्में दी, लेकिन अपनी फिल्मों के जॉनर पर ताउम्र अड़ा रहा। और एक दिन ऐसा भी आया जब कभी अमिताभ के गॉडफादर्स में शुमार किए जाने वाला यह डायरेक्टर अमिताभ संग एक फिल्म करने को तरस गया। उस पर से तब जब अमिताभ लीड रोल में थे और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार सपोर्टिंग रोल में आने को तैयार थे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की, जिन्हें पारिवारिक और मानवीय रिश्तों पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बिना किसी बड़े बजट, एक्शन और स्टारडम के दर्जनों सफल फिल्में दी थीं। और अमिताभ की एंग्री यंग मैन छवि से परे अगर उनकी एक हंसमुख, नरम दिल, वाकपटु युवक की छवि बन पाई तो इसका श्रेय भी उसी डायरेक्टर को जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को दिलीप कुमार के साथ लाने की पहली कोशिश ऋषिकेश मुखर्जी ने ही की थी। और यह कोशिश तब भी जारी थी जब इन दो महानायकों की पहली और एकमात्र फिल्म शक्ति 1982 में पर्दे पर बिना कोई बड़ा धमाल मचाए ही चली गई थी। यह फिल्म क्यों नहीं बन पाई और इसके बाद अमिताभ और ऋषिकेश मुखर्जी फिर कभी साथ क्यों नहीं आए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये जोड़ी शुरू हुई, जिसे अमिताभ के लिए प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई के बाद सबसे सफल जोड़ी कहा गया, जिसने एंग्री यंग मैन से परे एक हैप्पी लवली मैन का किरदार गढ़ा था। नहीं, ओ हाँ, प्रशांत, प्रशांत, तुम्हारी बीवी आज ड्राइवर के साथ भाग गई है ना? मेरी बीवी? परिमल की बीवी। अरे भाई, अब तुम परिमल हो ना यार। ओ हाँ, परिमल। साल 1970 में जब अमिताभ के क्रेडिट में 7 हिंदुस्तानी के अलावा कोई फिल्म नहीं थी, तभी ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी के साथ फिल्म गुड्डी में साइन किया था। हालांकि यह फिल्म धर्मेंद्र और उनके सिनेमैटिक ग्लैमर के इर्द गिर्द घूमती है, ऐसे में फिल्म के हीरो भी वही थे, लेकिन वह कहानी की रियलिटी में भी रियल हीरो थे। यानी फिल्म में भी वह एक्टर धर्मेंद्र ही थे, जिनसे हीरोइन यानी गुड्डी या कुसुम को क्रश था और वह उनके ख्यालों में डूबी रहती थी। रियल लाइफ में जो लड़का नवीन उसकी जिंदगी में आया, जिसका रोल समित भांजा ने निभाया था, यही रोल अमिताभ को मिला था और करीब 10 दिन की शूटिंग भी उन्होंने पूरी की। अमिताभ को ऋषिदा ने क्यों निकाला, इसकी अब तक 2 थ्योरी जाती हैं। एक तो ये कि खुद अमिताभ को जब लगा कि ये रोल यानी नवीन तो बस कहने को गुड्डी का लवर है, हीरोइन तो किसी और को दिल दिए बैठी है और इस किरदार के हिस्से सिवाय आखिर तक इंतजार करने के कुछ भी नहीं है, तब अमिताभ ने इस रोल से कन्नी काटनी शुरू कर दी। कहा यह भी जाता है कि जब शेड्यूल के बीच में ही अमिताभ किसी काम से मुंबई के बाहर चले गए और एक दिन सेट पर नहीं आए तो मुखर्जी ने उन्हें आउट कर समित भांजा को कास्ट कर लिया। हालांकि दूसरी थियरी बहुत बाद में आई और खुद मुखर्जी के हवाले से आई, जिसमें वो दावा करते हैं कि तब तक मैंने अमिताभ को फिल्म आनंद के लिए साइन कर लिया था और नहीं चाहता था कि इस छोटे से रोल के चक्कर में अमिताभ वो रोल भी छोड़कर चले जाएं। चलकर भी जब कभी ऋषिदा के सामने ये सवाल आया तो उन्होंने यही कहा कि मत भूलिए कि अमिताभ उस फिल्म में भी एक गेस्ट रोल में नजर आए थे और उसके तुरंत बाद मैंने उन्हें नमक हराम और अभिमान में डायरेक्ट किया। और ये दोनों फिल्में जंजीर के आने से बहुत पहले बन रही थी। खैर, असली मोड़ आया जंजीर, दीवार और शोले के बाद, जब अमिताभ बच्चन न केवल स्टारडम से सुपर स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, बल्कि एंग्री यंग मैन और एक्शन किंग के टैग भी उनकी छवि पर चस्पा हो गए। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की तूती इस बात के लिए बोलती थी कि वह तमाम सिनेमैटिक ट्रेंड्स और रुझानों के बीच भी अपने स्टैंड और अपने जॉनर पर टिके रहे। और बहुत कम लोग जानते हैं कि दीवार और शोले के बीच ही ऋषिदा निर्देशित फिल्म चुपके चुपके आई, जो कमर्शियली हिट हुई थी और आज भी अमिताभ की सॉफ्ट व कॉमिक जॉनर की एक कल्ट मूवी मानी जाती है।
यही नहीं, जिस साल अमर अकबर एंथनी ने अमिताभ को सर्वमान सुपरस्टार बना दिया, उस साल ऋषिदा ने अलाप जैसी फिल्म बनाई जो उनके लिहाज से बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। और यहीं से वो द्वंद्व शुरू हुआ जिसके बारे में आज हम आपको अपनी तरफ से नहीं बल्कि प्रामाणिक दस्तावेजों और लेखों के हवाले से बताएंगे कि कैसे एक तरफ बॉलीवुड की कमर्शियल डिमांड और एक्शन फिल्मों की आंधी में अमिताभ दौलत और शोहरत की नई बुलंदियां छू रहे थे, और वहीं ऋषिकेश मुखर्जी अपने जॉनर से इंच भर डिगने को तैयार नहीं थे, और वो चाहते थे कि अमिताभ वैसी ही फिल्में करें जैसा वो चाहते हैं और बनाते हैं। खुद ऋषिदा की माने तो अमिताभ ने उनसे कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं किया और तमाम व्यस्तताओं के बीच जुर्माना सहित कई फिल्मों में गेस्ट रोल भी किए, लेकिन अब उनके पास न तो सॉफ्ट फैमिली कॉमिक या मेलोडीज के लिए समय था और ना ही दिलचस्पी। बहुत मशक्कत के बाद अमिताभ ने ऋषिदा के साथ आखिरी फिल्म बेमिसाल की थी, जो उस साल की उनकी 6 फिल्मों में सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली हिट नहीं हुई, लेकिन ऋषिकेश जॉनर के दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसके गाने भी खासा लोकप्रिय हुए। सौम्य बंदोपाध्याय की किताब अमिताभ बच्चन में खुद ऋषिकेश मुखर्जी के हवाले से लिखा गया है कि फिल्म के एक प्रीव्यू के दौरान खुद अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन और उनकी मां तेजी बच्चन ने फिल्म खत्म होते ही उठकर तालियां बजाई थी, और उनकी पत्नी जया बच्चन ने मुखर्जी से कहा कि ऋषि चचा, अमिताभ से कुछ ऐसी ही फिल्में करने को कहिए ना। किताब में यह प्रसंग पढ़ने से लगता है कि 1982 तक ऋषिकेश ये मानते थे कि अमिताभ उनके जॉनर की फिल्मों के लिए कुदरती तौर पर एक बेहतरीन और प्रतिभा संपन्न एक्टर हैं जो एंग्री यंग मैन और एक्शन फिल्मों के चंगुल में फंस गए हैं। और यहीं वो बुझे मन से कहते हैं कि कैसे उन्होंने बड़े जतन से एक फिल्म की तैयारी की थी जो अनिल वर्वे की किताब थैंक यू मिस्टर ग्लैड पर आधारित थी। इसके लिए दिलीप कुमार और अमिताभ दोनों ने अपनी सहमति दे दी थी, लेकिन असली दिक्कत अमिताभ के समय नहीं निकाल पाने के चलते हुई। मैं अमिताभ के साथ इसे अपनी आखिरी फिल्म मानकर चल रहा था। हालांकि अमिताभ ने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन ये तय था कि अब उनके सामने जो प्रोजेक्ट थे वो कमर्शियली बड़े थे और वो उनके बोझ तले दब चुके थे। हालांकि ऋषिकेश मुखर्जी ने किताब में सीधे तौर पर नहीं कहा कि आखिर ये फिल्म क्यों नहीं बन पाई या इसके न बनने के पीछे सीधे तौर पर कौन जिम्मेदार था, लेकिन दूसरे क्रिटिक्स और सोर्स मटेरियल ये संकेत देते हैं कि 1982 में शक्ति के आने के बाद अमिताभ और दिलीप कुमार अचानक छिटक से गए। अमिताभ को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और यह फिल्म शुरुआती स्क्रिप्ट के मुकाबले काफी बदली बदली सी थी, जिससे उनकी इमेज को झटका लगा। आरोप यह भी लगा कि जब जुलाई 1982 में अमिताभ कुली के सेट पर घायल होकर 1 महीने अस्पताल में थे, उसी दौरान इस फिल्म में काफी काट छांट की गई और उनके मुकाबले दिलीप कुमार के रोल को निखारा गया। हालांकि इस पर रमेश शिप्पी भी कई बार बयान दे चुके हैं और हमने भी पहले एक वीडियो किया है, लेकिन माना यही जाता है कि फिल्म शक्ति के एक्सपीरियंसेस के चलते अमिताभ ने थैंक यू मिस्टर ग्लैड फिल्म से हमेशा के लिए हाथ खींच लिए। इस किताब में भी जब इंटरव्यूअर ऋषिकेश मुखर्जी से पूछता है कि आखिर अमिताभ और दिलीप साहब को लेकर वो फिल्म क्यों नहीं बन पाई, तो बिना कारण बताए जैसे वो खुद से बोले, थैंक यू मिस्टर ग्लैड मैं अमिताभ के बिना बनाऊंगा ही नहीं। एक बार सत्यजीत राय ने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें उत्तम कुमार नहीं मिलते तो वो नायक बनाते ही नहीं। वैसा ही मेरा अमित के साथ है, अमित के बिना मैं ये फिल्म नहीं बनाऊंगा। और वास्तव में ये फिल्म बन नहीं पाई। हालांकि ऋषिदा ने उसके बाद कुछ एक फिल्में ही की और उनकी आखिरी फिल्म 1998 में आई झूठ बोले कौआ काटे, जो अनिल कपूर को लेकर बनाई गई थी। थैंक यू मिस्टर ग्लैड की कहानी पर जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल और तब्बू को लेकर 1997 में एक फिल्म बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये फिल्म भी अधूरी ही रही। खैर, यादों के गलियारे से ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।